सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 17 अप्रैल है और दिन है रविवार। हालांकि आज के दिन हाजिर मंडियां बंद रहती हैं और रविवार को जो है हाजिर मंडियों के अंदर कारोबार जो है नहीं होता है। थोड़े बहुत कोई बंद सौदे होते हैं, जो उजंती सौदे इनको अपने बोलते हैं, वो होते हैं, लेकिन बाजार जो है सारे पूर्णतः बंद होते हैं। फिर भी अपने रविवार को एक चर्चा करते हैं आंकड़ों के आधार के ऊपर और समीक्षा करते हैं जो पिछला सप्ताह गया है उसके बारे में और जो आने वाला सप्ताह है उसके बारे में। आप सब लोग रोज़ वीडियो को देखते हो, शेयर करते हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। निवेदन आपसे कि वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। जैसे और साथी जुड़ेंगे तो फिर जो अपने चर्चा साथियों शुरू करेंगे। आज काफ़ी साथियों के फ़ोन आए थे कि गेहूं के ऊपर भी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि गेहूं का भी पीक सीजन चल रहा है और सरसों के बारे में भी काफ़ी साथी पूछते हैं। तो आज गेहूं और सरसों के ऊपर फोकस रखेंगे, साथ में स्पोर्टिंग जौ और गवार और नरमा, जो नया नरमा है उसके अंदर कैसे फंडामेंटल बनेंगे, क्योंकि सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया, एक आयात शुल्क जो ख़त्म किया है, तो उसके ऊपर भी जो है अपने साथियों चर्चा करेंगे। और साथी जुड़ जाएं। आप सबसे पुनः निवेदन कि एक एक शेयर का बटन दबा के वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपने विस्तृत चर्चा शुरू करें। साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे अपने आज गेहूं के ऊपर। देखिए, गेहूं के अंदर ये जो सीजन है, खास करके अप्रैल का जो महीना है, इसके अंदर एक आवकों का बहुत ज़बरदस्त दौर रहता है और आवकें, अभी बाजार की बात करें तो बाजारों के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त जो है आवकें साथियों चल रही है और आवकें होने से एक भाव के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है साथियों। और लग रहा है कि एक जैसे जैसे आवकें थोड़ी थोड़ी कम होंगी तो ये भाव से थोड़ा थोड़ा जो है प्रेशर हटने लगेगा। गेहूं के बारे में काफ़ी अफवाह चल रही है। एक तो बोनस की अफवाह चल रही है कि गेहूं के अंदर 500 रुपये सरकार बोनस दे सकती है, कोई कहता है 250 रुपये बोनस दे सकती है। ये अफवाहें कई दिनों से चल रही है, लेकिन मैंने पहले भी इनको डिनाई किया था, अब भी मैं आपको पुनः बताता हूं, अभी तक सरकार का कोई भी ऐसी सरकार की मंशा नहीं है कि सरकार जो है गेहूं के ऊपर बोनस देगी। अभी तक की बात करें तो अभी तक तो सरकार ने पूर्णतः खरीद ही शुरू नहीं की है, क्योंकि गेहूं मिल नहीं रहा सरकार को। बहुत रेयर किसान हैं जिनके पास बहुत मिक्सिंग दड़ा, जिसको अपने बोलते हैं, दड़े का जो गेहूं है, वो लोग थोड़ा बहुत बेचने की सोच सकते हैं। बाकी गेहूं के अंदर अभी कोई सरकार को इतना ही बड़ा जो है कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक विशेषज्ञ से बात हुई, उनका कहना था कि अगर सरकार को बिल्कुल भी गेहूं इस बार नहीं मिला तो फिर एक सरकार इसके अंदर भी जो है स्टॉक की कोई ना कोई जो है सेटिंग कर सकती है, जैसा कि सरसों के अंदर हमें देखने को मिला है, पहले चने के अंदर हमें देखने को मिला था कि सरकार गेहूं के अंदर भी एक कोई स्टॉक लिमिट का कोई ना कोई ऐसा जो है कोई जाल बिछा सकती है, क्योंकि सरकार को गेहूं चाहिए और गेहूं का स्टॉक का अभी तक कोई वो इशू नहीं है। अभी तक तो खुला ही जो है लोग स्टॉक करते हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर मान लीजिए गेहूं के भाव यही रहे या जैसे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा आवक का, तो आवक के बाद थोड़े से मान लीजिए 2200, 2300, 2400 की तरफ अगर गेहूं बढ़ा तो फिर किसान लोग जो है खुद स्टॉक करने लगेंगे। वो व्यापारी माइंडेड आदमी थे, व्यापारी थे जिनसे मेरी बात हुई, तो उनको एक बड़ी एक पीड़ा थी कि किसान लोग जो हैं वो अब स्टॉक करने लगे हैं। उनका ये कहना था कि किसान अब स्टॉकिस्ट बनते जा रहे हैं, यानी कि उनकी बातों से ये साफ नजर आ रहा था कि उनको ये लग रहा था कि सरकार जो है अगर गेहूं के ऊपर भी स्टॉक लिमिट लगाती है तो उनके वर्ग को काफी नुकसान होगा, और होगा भी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। खैर, गेहूं के बारे में अगर बात करें तो गेहूं को स्टॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा एक ये रिस्क भरा काम होता है, क्योंकि इसके अंदर बीमारियां भी काफी लग जाती हैं, फिर गेहूं सूखता भी काफी है, सूख भी जाता है, तो वो काफी चीजें होती हैं। इसलिए किसान लोग गेहूं निकालने के बाद, बहुत से किसान लोग ऐसे होते हैं जो गेहूं को स्टॉक करना कम पसंद करते हैं और सीधा खेत से लोड करके और मंडियों के अंदर जाके अनलोड करके आते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि देखिए, गेहूं का संकट अकेले भारत के अंदर ही नहीं है, और भी देश हैं जिनके अंदर गेहूं का संकट है। भारत के अंदर फिर भी ठीक ठाक गेहूं है।
हालांकि जितना गेहूं हो जाना चाहिए था उतना गेहूं नहीं हुआ, क्योंकि एक जो बिना सीजन की गर्मी आ गई बीच में, उससे झाड़ का काफ़ी असर रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने एरिया का झाड़ कितना रहा है, एवरेज झाड़ बताएं। ये नहीं हो कि 1 बीघे में 19 क्विंटल निकला तो आप 19 क्विंटल बता दें। एवरेज झाड़ आपके एरिया का क्या रहा है वो बताएं और एरिया का नाम साथ में लिखें। तो गेहूं का संकट पैदा हो सकता है, बड़ा संकट पैदा नहीं होगा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संकट पैदा नहीं होगा। कोई ये 4000-3500 वाली बातें तो बिल्कुल एक बार अफवाह लग रही हैं। थोड़ी बहुत तेजी आगे चल के बढ़ सकती है, लेकिन समय लग सकता है उसके लिए। कम से कम पूरा अप्रैल और आधा मई ये लग सकता है। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जाके जो है फंडामेंटल मजबूत हो सकता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं के ऊपर यही चर्चा है कि अभी की बात करें तो अभी गेहूं के अंदर भी बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है, आवकें पीक पे हैं, आवकें अच्छी हैं। तो फिर इन चीज़ों का जो है एक फर्क रहेगा, भाव के ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा। बात करें साथियों अगले सप्ताह, अगले जो कल से जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है उसके अंदर गेहूं में बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। भावों के अंदर स्टेबिलिटी रह सकती है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल जो मजबूत हो सकता है, एक माहौल अच्छा बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी जो है आपको गेहूं के अंदर साथियों देखने को नहीं मिलेगी। सरसों के ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, जिन भाइयों ने वीडियो को शेयर किया उनका तो दिल से धन्यवाद, जिन साथियों नहीं किया वो भी कर दें और साथी जुड़ जाएं। सरसों के ऊपर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे, तेल की क्या स्थिति है पूरे अपने आंकड़ों के हिसाब से जो है चर्चा साथियों आज करेंगे। तो थोड़ी सी बात गवार की कर लो। गवार के अंदर देखिए फंडामेंटल मजबूत है, समय लग सकता है, तेजी बन रही है, बनी भी है। इस महीने के अंदर ही 300-400 रुपये तेजी क्विंटल की बनी है। तो हो सकता है अप्रैल के आगे चलते चलते हमें थोड़ी बहुत जो है तेजी एक और गवार के अंदर देखने को मिले। बात करें जौ की तो जौ के अंदर भी लगता है कि तेजी बन सकती है थोड़ी बहुत। हालांकि गोल मेरा अभी भी मैं वही रखूंगा 2700 रुपये, 2700-2800 रुपये का, 2500 से 2800 रुपये का। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के जो है एक जौ के अंदर थोड़ा ठीक माहौल बन जाए। जौ को भी रखना बड़ा रिस्क का काम है। जौ को रखना भी एक रिस्क का काम है। जौ को भी लोग बहुत कम रखते हैं और मेरे ख्याल से लगभग जौ की फसल भी लोगों ने, जो किसान भाइयों ने जो है लगभग बेच दी है। लेकिन जौ का ऐसा कि यूक्रेन के अंदर जौ का एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा एक स्टेशन है जौ का, वो वहाँ बहुत नुकसान हुआ है जौ की फसल को। बहुत कहूँ तो क्या कहूँ, पूरा ही कंप्लीटली नुकसान ही हुआ है। तो वो एक प्रेशर क्रिएट होता जो है नज़र आ सकता है। तो सूरजमुखी के अंदर भी वहाँ पे जो है नुकसान हुआ, लेकिन सूरजमुखी की फसल लगभग संभली थी वहाँ पे। तो उस चीज़ का एक थोड़ा सा यूक्रेन को भी फायदा हुआ और पूरे विश्व को भी जो है उस चीज़ का फायदा हुआ है। बात करें नरमे की, नए नरमे की बात करें, आज मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, एक कपड़ा सचिव हैं यूपी सिंह, उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है साथियों। उनकी बातों से मुझे ये लग रहा था कि ये जो आयात शुल्क बंद किया गया है, रिमूव किया गया है, यानी कि बाहर से जो नरमा भारत के व्यापारी खरीदते हैं उनको टैक्स फ्री किया गया है। उनकी जो लेखनी थी, जो उनका लेख था, जो उनका एक ब्लॉग था जो मैंने आज पढ़ा, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि व्यापारी लोग बहुत खुश हैं और लगातार 6 महीने से ये लोग दबाव बना रहे थे कि उस टैक्स को जो है रिमूव किया जाए। मैं बात नए नरमे की कर रहा हूं, जो नरमे का सीजन निकल गया उसकी बात नहीं कर रहा, अगले सीजन के ऊपर कैसा असर रह सकता है। तो 6 महीने के अंदर उन लोगों ने माहौल बना के एक सरकार को मजबूर किया और सरकार को जो है टैक्स रिमूव करना पड़ा, आयात शुल्क है जो उसको बिल्कुल हटाना पड़ा। अब उनकी लेखनी से ये लग रहा था कि उनका प्लान ये है कि ये जो हटाया गया, ये कुछ महीनों के लिए हटाया गया, यानी कि इस फसल के लिए हटाया गया। नई फसल जब नरमे की आएगी सितंबर अक्टूबर के बाद, तो फिर क्या है कि उसको वापस टैक्स को लगाया जाएगा। अब उनका जो लेख है उससे ये प्रतीत हो रहा था कि वो या तो इसको बिल्कुल रिमूव रखना चाहते हैं, यथास्थिति रखवाना चाहेंगे सरकार से जो अब स्थिति है, या फिर वो 11% को घटा के 5% के ऊपर लेके आएंगे या 4% 5% के ऊपर लेके आएंगे। ऐसा उनकी बातों से मुझे थोड़ा सा प्रतीत आज हुआ है। अगर ये होता है तो देश के किसान को नुकसान होगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। मेरे ख्याल से ओवरऑल बात करें तो 15 से लेके 17% नरमे की जो बिजान है वो ज्यादा होगी। आप सब लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप भी अपना आइडिया बताएं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि 15 से 17% फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर ज्यादा बिजान होगी।
और एक चीज और, पिछले साल नरमे की फसल को काफी नुकसान हुआ था। भारत की बात करें तो जो गुलाबी सुंडी थी या और चीजें थी उनकी वजह से नुकसान हुआ। तो नरमे का झाड़ काफी, हरियाणा साइड पंजाब साइड तो बहुत ज्यादा नुकसान था, तो काफी प्रभावित हुआ, झाड़ प्रभावित हुआ। अमेरिका की बात करें तो वहां पे सूखे जैसी जो स्थिति थी वो बनी थी, अभी भी वहां पे कोई स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। तो इस बार की बात करें, मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाई खुशहाल हों, सभी के खेत में बहुत अच्छी फसल हो नरमे की। लेकिन बीजान की बात करें तो 15 से 17% मेरा पहला आकलन है, शायद अभी तक किसी ने आकलन नहीं किया होगा मेरे ख्याल से वीडियो के अंदर। मुझे अब तक जितनी जानकारी मतलब कि अपने लेते रहते हैं, मुझे लगता है कि 15 से 17% जो है नरमे की बीजान ज्यादा होगी। अगर 15 से 17% बीजान ज्यादा होती है, प्लस जो लास्ट टाइम पिछले साल जो बीमारियां पिछले सीजन में लगी थी वो नहीं लगती हैं, भगवान साथ देता है, तो बम्पर फसल होनी चाहिए नरमे की भारत के अंदर। तो ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उस टैक्स को दोबारा लगा के, हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ये स्पष्ट है कि वो टैक्स 11% दोबारा लगेगा, लेकिन जो ये उद्योगपति जो कपड़े के लोग हैं, जो कपड़े के व्यापारी हैं, इनका कहना ये है कि पहली बात तो कंप्लीट रिमूव रखा जाए, नहीं तो फिर उसको अगर इंप्लीमेंट करना है, दोबारा लगाना है, तो फिर आप उसको 5% ही लगाएं। तो ये एक आज के ब्लॉग की मैं आपसे बात शेयर करना चाहता था। इसके ऊपर हम किसान लोगों को भी पैनी नजर बना के रखनी चाहिएगी, क्योंकि हम लोगों को भी हमारी आवाज जो है उसको हम लोग भी उठाएंगे कि भाई इसको वापस लगाया जाए। नहीं तो क्या होगा कि मान लीजिए नरमा किसान का भारत के अंदर मान लीजिए एवरेज भाव 9,000, इस बार 9,95 एवरेज भाव बता रहा हूं, अगर उनको यहां की बजाय विदेश में 7,000 भी नरमा मिलेगा तो बिना टैक्स के उनको वहां से खरीदने में कोई झिझक नहीं करेंगे वो। तो इस चीज का हमें बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा और समय समय पर हमें मांग करते रहना पड़ेगा कि इस टैक्स को जो है वापस लगाया जाए और भारत का जो किसान है उसके नरमे को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि जब जब भी सरकारों को जरूरत हुई है, जब जब भी देश को जरूरत हुई है, भारत का जो अन्नदाता है, भारत का जो किसान है, उसने बिल्कुल जो है साथ दिया है और फसल पैदा करके दी है। सरसों की बात कर लें आप गेहूं की बात कर लें, या फिर आप नरमे की बात कर लें, सोयाबीन की बात कर लें, तो ये इसमें जो है पूरा एक तो सरकारों का भी ये फर्ज बनता है कि प्रायोरिटी जो है यहां रखी जाए और नरमे के एमएसपी को भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो और अच्छी बात है। तो नरमे के अंदर यही है कि अगर सरकार वो फैसला वापस ले लेगी, 11% लगा देगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो रिमूव रह गया या फिर आधा भी कर दिया गया तो नरमे की फसल के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा, जो आने वाली फसल है साथियों। तो बात करें सरसों की, काफी साथी जुड़े हैं सरसों के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि काफी लोगों ने स्टॉक कर रखी है सरसों। पुनः आपसे निवेदन कि एक तो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में अपने फसलों के भाव की अपडेट वहीं करते हैं, तो वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ना और इस वीडियो को आगे शेयर करना। देखिए सरसों के अंदर पिछला जो सप्ताह था 250 से लेके 300 रुपए तेजी देके गया हमें। उससे जो पिछला सप्ताह था वो हमें 250 से लेके 350 रुपए, या ये कह लीजिए कि 300 से 400 रुपए जो भाव था वो हमें नीचा देके गया था। पिछले सप्ताह ने लगभग रिकवर कर लिया है, एक बात। दूसरी बात जो नई हुई है और अच्छी हुई है पिछले सप्ताह, वो ये हुई है कि मंडियों के अंदर जो लूटपाट का काम चल रहा है वो कम हुआ है। जो मार्जिन ऑफ प्राइस, मतलब कि जो फर्क था मंडियों का, आपस में फर्क था, तो इन चीजों का कई साथी कह रहे हैं कि नरमे की 30% 40% भी जान ज्यादा हुई है। ऐसा नहीं होता साथियों, हम लोग हमारे गांव के हिसाब से आकलन नहीं कर सकते, पूरे देश का आकलन होता है। इतना 30-40% बहुत ज्यादा है, इतना नहीं है। 15% तक का अभी तक मेरा अनुमान है, बाकी सटीक आंकड़े आपको दोबारा दे दी जाएंगे। तो वो जो एक भावों का डिफरेंस आ रहा था, लैब किसी मंडी में मान लीजिए 40 लैब का 6500 था, किसी मंडी में 40 लैब का 6100 ही था, तो उसका भी जो डिफरेंस है वो कम हुआ है सरसों के अंदर पिछले सप्ताह में। ये दोनों अच्छे सिग्नल थे, दोनों अच्छी चीजें थी और ये चीजें अगले सप्ताह में बरकरार रहेंगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। अगले सप्ताह की बात करें, देखिए आज एक खबर मैं पढ़ रहा था जिसके अंदर ये साफ लिखा था कि रिफाइंड ऑयल की मांग पिछले चंद जो 20-22 दिन से
उनसे उनमें काफ़ी बड़ी है। अब रिफाइंड की एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, माफ़ी चाहूँगा आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप सब लोग जुड़े रहें। रिफाइंड को खाने के बाद अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, ये बात जगजाहिर है। और रिफाइंड को लोगों ने नो बोला था, लोगों ने रिफाइंड खाना छोड़ दिया था, वापस लोग सरसों की ओर अग्रसर हुए थे, यानी कि अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को ध्यान रखने के लिए। अब अगर पिछले 22 दिन में रिफाइंड की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं और रिफाइंड का यूज बढ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरसों के तेल की महंगाई को देखते हुए लोग जो है वापस उस साइड जो है मूव कर रहे हैं, रिफाइंड की ओर। सिग्नल साफ है, स्पष्ट है कि सरसों के तेल की किल्लत है, और किल्लत है, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। इंडोनेशिया की बात करूं, इंडोनेशिया के अंदर खाद्य तेलों की कीमत एक साल में 57% बढ़ी है। बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इंडोनेशिया से भारत काफी मात्रा में तेल जो है आयात भी करता है, क्योंकि हम लोग भारत के अंदर 40% तेल, खाद्य तेल यहाँ हमारे भारत के अंदर उत्पन्न पैदा करते हैं। बाकी का 60% जो है हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर यूक्रेन एक बड़ा हब है, स्टेशन है, इंडोनेशिया एक बड़ा जो है स्टेशन है। तो इंडोनेशिया के अंदर पिछले एक साल में खाद्य तेलों की कीमतों में 57% की वृद्धि हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और अब इंडोनेशिया ने क्या किया है, एक नया नियम वहां के व्यापारियों के लिए लगाया है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान, क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट की जो है बड़ी छूट खुली होती है वहां पर बाहर के देशों के साथ सौदा करने की, तो अब उन्होंने एक जो है लाइन मार्क की है और बोला है कि जिस भी किसी के पास खाद्य तेलों से संबंधित फसल है या खाद्य तेल है, उसको 20% पहले देश को बेचना होगा, उसके बाद ही वो बाहर कहीं व्यापार कर सकता है। नए जो व्यापारियों को जो एक्सपोर्ट के लिए बाहर फसलें बेचने के लिए लाइसेंस दिए जाते थे, उनको बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिया गया है, और जिनके पास पहले से लाइसेंस है उनकी गाइडलाइन बहुत ज्यादा मुश्किल कर दी गई है इंडोनेशिया के अंदर। तो मतलब साफ है साथियों, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है तेल की किल्लत है, इस बात में कोई भी शक जो है नहीं है। इंडोनेशिया से हम लोग काफी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर इंडोनेशिया ने यह कदम उठाया है तो उसका फर्क जो है भारत के अंदर भी पड़ेगा। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं आंकड़ों के साथ कि पिछले 3 महीनों में भारत ने खाद्य तेलों के मामले में क्या क्या कहां से खरीदा है। यूक्रेन से मार्च में 2,12,000 टन आयात किया है हम लोगों ने, भारत ने आयात किया है। फरवरी में 1,52,000 टन जो है आयात किया था, और अप्रैल के अंदर वो आंकड़ा घट के 80,000 टन रह गया है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है और यूक्रेन के जो फंडामेंटल हैं वो बहुत ज्यादा अब मजबूत नहीं है। हालांकि वहां से तेल की कमी आने के बाद भारत ने 45,000 टन जो सूरजमुखी का तेल की बात कर रहा हूं, सूरजमुखी का तेल भारत ने रूस से, रशिया से जो है अभी मंगवाने की बात की है, और वहां से हम लोग तेल को लेके आएंगे। तो ओवरऑल बात करें तो कंप्लीटली एक संकट है तेलों का, इस बात में कोई दो राय नहीं है। खाद्य तेलों से संबंधित जितनी भी फसलें हैं उनके अंदर नए नए फंडामेंटल बन रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं, मजबूत फंडामेंटल हैं। खाद्य तेलों की कमी अभी साफ झलक रही है। असल के अंदर भारत के अंदर इस बार जितनी सरसों हम लोग सोच रहे थे उतनी सरसों नहीं हुई है, एक वो भी बहुत बड़ा फैक्ट हो गया। नहीं तो शायद इस बार 40 की जगह हो सकता है कि अगर 40% जो तेल हम लोग हमारे यहाँ देश में मतलब बनाते हैं, उसका आंकड़ा था वो लग रहा था कि इधर कहीं 46 से लेके 50% के बीच में इस बार टच जो है करता। लेकिन जो बाद वाली फसल थी सरसों की, उसके अंदर साथियों नुकसान देखने को मिला है। ओवरऑल बात करें तो जो है इस बार फसल जितनी सोच रहे थे हम लोग उतनी फसल जो है नहीं हुई है। तो सरसों के साथियों के लिए कोई बहुत बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। सरसों जिन भाइयों ने स्टॉक की है और उनको स्टॉक का फायदा मिलेगा ऐसा लग रहा है। बात अगले सप्ताह की करें, थोड़ी सी उठापटक आपको देखने को मिल सकती है इस सप्ताह के शुरू में, यानी कि सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को थोड़ी सी उठापटक आपको देखने को मिल सकती है भावों के अंदर। यानी कि हो सकता है 100-150 डाउन भी चला जाए, हो सकता है उसको रिकवर करके बाद में वो जो है 100-150 तेज भी हो जाए। ओवरऑल सरसों के अंदर किधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरसों के अंदर
बड़ा मंदा सरसों के अंदर नहीं है। जगदीश जी राठ साहब, ग्वार के बारे में मैंने वीडियो को शुरू में बता दिया था, आप दोबारा वीडियो देख लें। पुनः बता दूं, फंडामेंटल मजबूत है और अप्रैल का महीना एक खुशखबरी लाया है ग्वार के साथियों के लिए और लगता है ये खुशखबरी बरकरार रहेगी। तो सरसों के साथियों के लिए पुनः बता दूं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और सरसों का जो भाव है वो आना चाहिए। एक साथी ने चने के बारे में पूछा था। देखिए, चने के अंदर अभी पूछा था किसी भाई ने, चने के अंदर ऐसा है, चने के अंदर भी फंडामेंटल मजबूत है लेकिन चने के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चने के अंदर एक ही चीज है, देखिए कोविड आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है, भगवान ना करे कि आए दोबारा, क्योंकि कोविड की मार से अभी तक हमारा देश और हमारे जो देश के नागरिक हैं वो नहीं निकल सके हैं। लेकिन सुना ये है कि चाइना के अंदर कोविड की जो है लहर आ चुकी है और दे आर इन कंप्लीट लॉकडाउन, अभी उनके यहाँ लॉकडाउन भी चल रहा है, तो वो पैर दोबारा पसार रहा है। अब एक साथी ने भी कमेंट भी किया था कि कोविड का क्या इफेक्ट रह सकता है। देखिए, कोविड आता है तो गेहूं के लिए नुकसान है, गेहूं तेज नहीं हो सकता फिर, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी और सप्लाई चेन से नुकसान होगा। सरसों के लिए हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, लेकिन पुनः मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा नहीं हो, दोबारा कोविड की जो दस्तक भारत के अंदर नहीं हो और सारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन असल के अंदर अगर ये ऐसा एक बनता हुआ लग रहा है कि कोविड जो है दोबारा आता हुआ नजर लग रहा है, तो फिर चना और खाद्य दालें, चाहे फिर वो मूंग हो, चाहे फिर वो मसूर हो, चाहे कोई भी हो, उनके अंदर एक तेजी बन सकती है। कारण साफ होता है, कोई भी देश कभी भी किसी संकट के अंदर जाता है तो फिर वो अपनी जो खाद्य दालें हैं या तेल हैं उनको जो है एक स्टॉक करता है अपने देश के अंदर, उसकी भरपाई करता है। तो यही जानकारी थी साथियों मोटी मोटी। कल सुबह मिलेंगे 9 से 10 बजे के बीच में यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, और शाम को 8:30 बजे यहाँ आपसे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।